हम बात करते हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के परिष्कार में जो उनका योगदान है उसकी। तो रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण में सरस्वती पत्रिका के संबंध में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की राय उद्धृत की है एक स्थल पर और कहा है कि जनता को आवश्यकता थी नवीन ज्ञान की, स्वाधीनता की, पहचान की और आधुनिक ज्ञान स्रोत की। सरस्वती द्वारा वे उस पुनीत कार्य को भली प्रकार कर सकते थे। वे थे कुशल संपादक और कर्तव्यपरायण। उन्हें पता था कि मासिक पत्रिका ज्ञान प्रचार के लिए अत्यंत उपयोगी अध्यापिका बन सकती है और वे उसके द्वारा दूर ग्रामों में बैठे हुए देहातियों तक ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। उन्होंने सरस्वती को ऊंचे दर्जे की ज्ञान पत्रिका बनाने का दृढ़ संकल्प किया और वे थे धूमकेतु और वो इसमें सफल हुए। इसी दृढ़ संकल्प एवं साधना के साथ द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका को हिंदी नव जागरण की प्रतिनिधि पत्रिका बनाया और सरस्वती के संपादक के रूप में आचार्य द्विवेदी ने सही अर्थ में हिंदी भाषा और उसके लेखकों को ठोक पीट कर गढ़ने का एक गुरुतर कार्य संपादित किया। इसलिए मैनेजर पांडे लिखते हैं कि पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित प्रत्येक निबंध और कविता की भाषा को सुधारने और परिष्कृत करने का कठिन काम उन्होंने पूरे मनोयोग और परिश्रम से किया। हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहासकार एक मत से द्विवेदी जी को युग सृष्टा मानते हैं और उन्हें खड़ी बोली हिंदी का नया सुव्यवस्थित स्वरूप निर्मित करने का एक कर्मठ व्यक्तित्व बताते हैं। खड़ी बोली हिंदी को गद्य और पद्य की भाषा बनाने का अथक प्रयत्न द्विवेदी जी ने किया और हिंदी कविता को एक नई दिशा दिखाई। तो यदि हम बिल्कुल प्रारंभ से अगर लेकर के चलें कि किस किस प्रकार द्विवेदी जी ने हिंदी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार और परिमार्जन में एक महती भूमिका निभाई है, इस पर थोड़ा संक्षिप्त परिचय यदि दें तो क्रमवार तो ज्ञात होगा कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या कार्य इसके लिए किए। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो भारतेंदु युग में जो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता है उसने हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान में जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई, तो वही भूमिका हिंदी के द्वितीय उत्थान काल में सरस्वती के द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निभाई। इससे प्रभावित होकर बहुत सारे नवीन लेखक जुड़े और संपादक के योग्य निर्देशन में विविध विषयों के लेख प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य के नूतन विकास में योगदान दिया जाने लगा। सन 1908 तक सरस्वती ने संपादकीय विज्ञप्तियों और प्रकाशकीय वक्तव्यों द्वारा अपनी समस्त योग्यताओं और प्रगति की रूपरेखा को स्पष्ट कर दिया था। यही योजना द्विवेदी जी के संपादन काल तक विविध रूपों और विविध ढंगों के द्वारा कार्यान्वित होती रही। सन 1903 से ही सरस्वती में सफलता तथा उपलब्धियां जो हैं वो चरम सीमा को छूने लगी थी। सरस्वती के जितने भी कहना चाहिए रसिक प्रिय हैं तथा और जो सरस्वती के स्वामी थे, संपादक के सम्मिलित प्रयास से जो उपक्रम हुए वो आगामी वर्षों में फलीभूत होते रहे और यहाँ जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने आर्थिक स्थितियां सही, पृष्ठ संख्या क्या होनी चाहिए, मूल्य क्या होना चाहिए, सदस्य क्या होना चाहिए, इस दृष्टि से सरस्वती के स्वामी और संपादक के जो प्रगति प्रयास थे वो उन्होंने हिंदी के परिष्कार में परिमार्जन में एक महती भूमिका निभाई। अगर क्रमवार हम देखें तो द्विवेदी जी ने आर्थिक स्थिति की दृष्टि से हम देखते हैं तो द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी को उबारने के लिए बहुत अथक प्रयास किया। हिंदी की दयनीय स्थिति को उबारने के लिए तथा जनसाधारण में हिंदी तथा हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए जो सरस्वती के स्वामी हैं और जो प्रकाशक कर्ता अर्थात द्विवेदी जी थे, उन्होंने निरंतर अथक प्रयास किए। प्रारंभिक समय में तो इसका आर्थिक स्वरूप बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सरस्वती लोकप्रिय होती गई
और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती गई, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई और इसके अतिरिक्त सरस्वती में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा भी इसके प्रचार कार्य में सफलता मिली तथा हिंदी प्रेमी उच्च वर्ग द्वारा भी इसको सहायता प्राप्त होती चली गई। इससे यह दिन प्रतिदिन अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होती गई और इस प्रकार सरस्वती के जो संपादक द्विवेदी जी हैं, उनके उद्देश्य की पूर्ति भी होती रही और आर्थिक बाधा का सामना भी उनको नहीं करना पड़ा। तो ये जो आर्थिक स्तर में सुधार आया, वो आर्थिक स्तर में सुधार जो हमने देखा है, जो देखा गया उस समय में, तो वो आर्थिक स्तर का जो सुधार है वो द्विवेदी जी के प्रयासों की वजह से देखा गया। द्विवेदी जी ने जो इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी के लिए प्रयास किए और हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन में जो निरंतर वो बिल्कुल एक दत्तचित्त होकर के लगे रहे, उसी का परिणाम था कि सरस्वती लोकप्रिय होती चली गई। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी को एक नया आयाम प्रदान किया और एक-एक चीज मतलब उनका एक-एक कर्म हिंदी के परिष्करण की ओर था। जैसे कि इस पत्रिका की पृष्ठ संख्या अगर हम लें तो 1900 ईस्वी में जब इसका पहला अंक निकला, तो वर्ष भर के प्रत्येक महीने में सरस्वती की जो पृष्ठ संख्या थी वो 28 से 30 और पूरे वर्ष की जो इसकी प्रतियां निकली, उनमें कुल पृष्ठ संख्या 421 रही। इस तरह 3 वर्ष तक सरस्वती की जो पृष्ठ संख्या है उसमें कोई मतलब कि विशेष वृद्धि नहीं हुई। लेकिन 1903 में जब ये पत्रिका द्विवेदी जी के हाथ में आई और इसका संपूर्ण संपादन भार द्विवेदी जी ने ग्रहण किया, उसके बाद इसमें क्रमशः वृद्धि होती गई। तो ये इस बात का प्रमाण है कि द्विवेदी जी ने जो हिंदी के परिष्कार के लिए, उसके परिमार्जन के लिए एक अथक प्रयास किया, उसके फल स्वरूप हिंदी में लेख आते चले गए, हिंदी से नए-नए विद्वान जुड़ते चले गए और इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी को एक नया रूप प्राप्त हुआ और ये प्रमाण जो है इसकी पृष्ठ संख्या की वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। अगर हम देखें तो जब से ये पत्रिका का संपादन भार द्विवेदी जी के हाथ में आया, तो सरस्वती की जो दशा है वो अच्छे से अच्छी होती चली गई। इसमें पाठकों को उसके 440 पृष्ठ पढ़ने को मिले और 32 पृष्ठ प्रति संख्या के हिसाब से केवल 384 पृष्ठ पाठकों को ही मिलने चाहिए थे। लेकिन इस साल भर में 56 पृष्ठ और अधिक मिले। 1905 ईस्वी में अगर पृष्ठ संख्या देखी जाए तो 500 थी और प्रत्येक महीने की पृष्ठ संख्या 37 हो गई और 1907 में सरस्वती की पृष्ठ संख्या और अधिक बढ़ी, 520 हो गई और 1907 की वार्षिक विज्ञप्ति में संपादक ने सरस्वती की पृष्ठ संख्या के विषय में कहा कि पृष्ठ संख्या भी इस साल गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रही और गत वर्ष 500 पृष्ठ निकले थे, इस वर्ष 520 पृष्ठ निकले हैं। प्रति महीने 32 पृष्ठ के हिसाब से एक वर्ष में केवल 384 पृष्ठ देने की सरस्वती जो है वो बद्ध वचन रही है, लेकिन उसकी जो लोकप्रियता है उसके कारण उसकी पृष्ठ संख्या निरंतर बढ़ रही है। 1908 में पृष्ठों की जो संख्या है और अधिक बढ़ी और औसतन 564 हो गई, अर्थात हर महीने लगभग 47 पृष्ठ का औसत इसमें वृद्धि को प्राप्त होता गया और यदि सब बातें यथास्थिति रही तो आगे सरस्वती की पृष्ठ संख्या घटने की नहीं बढ़ने की ही आशा है। तो छोटे सांचे की पुस्तकों का एक पृष्ठ सरस्वती के एक कॉलम से कम ही होता है। इस हिसाब से गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ग्राहकों को इतने अधिक लेख पढ़ने को मिले जितने की 100 पृष्ठ की एक ऐसी पुस्तक में प्राप्त हो पानी मुश्किल है, क्योंकि इस साल सरस्वती में कोई 50 पृष्ठ अधिक निकले हैं। इस प्रकार दिन दिन सरस्वती में पृष्ठों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। 1912 तक आते आते सरस्वती अपने रंग ढंग आकार प्रकार और कलेवर में वृद्धि के साथ रचनाओं और कलाकृतियों की दृष्टि से अधिकाधिक उन्नत और उपयोगी बनती गई। 1909 में इसके पृष्ठों की संख्या एक प्रति में 48 थी और 1912 में 52 हो गई, परंतु इतने से सरस्वती का काम नहीं चला।
आगामी वर्ष की योजना प्रस्तुत करते हुए संपादक ने स्पष्ट किया कि हर अंक कम से कम 56 पृष्ठ का निकाला जाएगा और आवश्यकता होने पर इसकी संख्या और अधिक बढ़ा दी जाएगी, कभी इसमें कमी नहीं होगी। तो इस योजना के अंतर्गत सरस्वती 1913 में 2 अंकों में प्रकाशित हुई। 1913 तक आते आते सरस्वती के दोनों खंडों की पृष्ठ संख्या 736 तक हो गई और 1914 से 1930 तक जो सरस्वती के पृष्ठों की संख्या है वो लगभग 800 हुई। तो इस प्रकार जो उसके आवरण हैं, चित्र हैं, पृष्ठ संख्या आदि हैं, इन सब की दृष्टि से सरस्वती जहां अपने पाठकों के लिए आकर्षक रही, वहीं उसने पृष्ठ संख्या की दृष्टि से क्रांति लाई। और ये सब इस बात को प्रमाणित करता है कि सरस्वती हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के परिष्कार के लिए, हिंदी के परिमार्जन के लिए कार्य कर रही थी और उसका पूरा कार्यभार द्विवेदी जी के हाथ में था और द्विवेदी जी के अथक प्रयासों ने हिंदी को एक नया आयाम प्रदान किया, हिंदी को जनप्रिय बना दिया, हिंदी को लोकप्रिय बना दिया और इस लोकप्रियता के कारण ही हिंदी में इतना वर्चस्व देखने के लिए मिला और ये जो स्वरूप था, ये स्वरूप जो भी आया, ये सारा का सारा द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से आया। इसी प्रकार यदि हम मूल्य की दृष्टि से भी देखें तो जो ये पत्रिका है सरस्वती, इसके मूल्यों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो मूल्य की दृष्टि से भी जो सरस्वती पत्रिका है उसमें हमें वृद्धि ही देखने को मिली है। जो अध्ययन किए गए तो जब सबसे पहले सरस्वती का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती का जो वार्षिक जो इसका रुपया था वो 3 रुपए रखा गया और जो 1900 के सरस्वती प्रकाशक के निवेदन में ये बात आई कि जो 3 रुपए हैं वो वार्षिक के हिसाब से भी अधिक हैं। तो 12 संख्या पूर्ण होने पर मतलब पूरे 12 माह की ये जो पत्रिकाएं हैं उनके पूर्ण होने पर 400 पृष्ठ का ही उस ढंग की पत्रिका के रूप में एक ग्रंथ आता है और 3 रुपए जो है वो भी अधिक लग रहे हैं। तो ऐसा जो मतलब इसके जितने भी रुचिकर समाज सेवी थे उन्होंने इसको रुपयों में ज्यादा कहा, लेकिन फिर भी व्यय लाघव जो है वो साहित्य चर्चा में ही रहा और इसका क्योंकि जो मतलब कि खर्च था वो भी उसके अनुसार था, पर फिर भी ये पत्रिका इतनी अधिक मतलब कि लोकप्रिय होती चली गई कि जब 1908 तक आते आते जो इसका मूल्य है वो बढ़ करके और अधिक हो गया क्योंकि पृष्ठों की संख्या भी बढ़ी, लेखों की भी संख्या बढ़ी और प्रकाशक चाहते थे कि जो सरस्वती पत्रिका है वो इस स्तर की पत्रिकाओं की जो अंग्रेजी मासिक पत्रिकाएं हैं उनकी बराबरी कर सके। तो इस दृष्टि से जो ये पत्रिका थी, इस पत्रिका को उस स्तर तक लाने के लिए जो इसका वार्षिक मूल्य था वो 4 रुपया और एक प्रति का मूल्य 1.5 रुपया जो है वो रखा गया और इस प्रकार 1908 से लेकर 1917 तक जो सरस्वती का वार्षिक मूल्य है वो 4 रुपए 60 पैसे रखा गया और उसके बाद में 18 में इसमें फिर वृद्धि की गई और क्योंकि उस समय सरस्वती का बहुत प्रचार हो गया था और वह उस समय की जितनी भी सचित्र पत्रिकाएं हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट थी। 1912 तक आते आते सरस्वती 2 खंडों में निकलने लगी थी, 13 में भी 2 खंडों में निकली, अतः सरस्वती को और आकर्षक और उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका बनाने के लिए इसकी मूल्य वृद्धि आवश्यक थी। तो 1918 ईस्वी में इसका वार्षिक मूल्य 5 रुपए रखा गया और एक प्रति का मूल्य 2 रुपए रखा गया। 1923 तक आते आते मूल्य वृद्धि फिर की गई और इसका वार्षिक मूल्य 6 रुपए रखा गया और 1937 में इसके मूल्य में फिर वृद्धि हुई और इसका वार्षिक मूल्य 7.5 रुपए तथा एक प्रति का मूल्य 1.5 रुपए हो गया। इस प्रकार सरस्वती के मूल्य में अनेक उतार चढ़ाव आए लेकिन इसकी प्रगति कभी भी बाधित नहीं हुई, यह निरंतर उद्देश्य की ओर अग्रसर होती चली गई। तो ये जो उद्देश्य
इसके निरंतर बढ़े हैं और उनमें जो वृद्धि हुई है और जो उनकी पूर्ति हुई है, इन सब का जो श्रेय है वो केवल और केवल द्विवेदी जी को जाता है। क्योंकि द्विवेदी जी के जो अथक प्रयास थे, जो अथक प्रयास सरस्वती के रूप में हिंदी भाषा के लिए थे, हिंदी के परिमार्जन और उसके परिष्करण के लिए थे, वो स्पष्ट दिखाई देते थे। हमने प्रश्नों को देखा, हमने मूल्य को देखा, सदस्यता के नियमों को देखें तो 1900 ईस्वी में सरस्वती के प्रकाशकों ने सरस्वती में छपने वाली रचनाओं के लिए कुछ नियम रखे। तब उन्होंने सरस्वती में लेख भिजवाने वाले लेखकों के जो है कुछ नियम गढ़े, प्रसारित किए और उनके अनुसार लेख लिए। जो लोग सरस्वती के नियमों का पालन करते थे तो उन्हीं लोगों की रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होती थी। तो इसका कारण यह था कि सरस्वती के प्रकाशन का उद्देश्य था कि हिंदी साहित्य जो है वो सभी वर्गों के समुचित विकास को लेकर चले और पाठकों के पास एक अच्छा स्वरूप भाषागत जो एक अच्छा और उत्कृष्ट स्वरूप है उसको प्रस्तुत किया जाए। तो सरस्वती के प्रकाशन के प्रथम वर्ष में ही प्रकाशकों के मध्य उसके उद्देश्यों को पाठकों से अवगत करा दिया गया था। लेखकों के लिए नियम गढ़े गए थे कि उनको क्या-क्या नियम ध्यान रखने होंगे और उन नियमों को लेकर के ही जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनके लेख हैं, उनको सरस्वती पत्रिका में छापा जाएगा। तो सरस्वती का प्रकाशन और जो उसका परिवर्धन निरंतर हुआ है, वो आगे चली है, आगे बढ़ी है। उसमें जो विज्ञापन छापे गए हैं, जो आलेख छापे गए हैं और जितनी भी उसमें मतलब के प्रकाशन हुआ है, चाहे सचित्र प्रकाशन है या चित्रहीन प्रकाशन है, छोटे चित्र हैं या बड़े चित्र हैं, सबके मानदंड संपादक के द्वारा निर्धारित किए गए और उन सब का एकमात्र कारण यही था कि जो पत्रिका है, उस पत्रिका में किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो हिंदी के प्रति निष्ठावान ना हो। तो ये सारे अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो सरस्वती पत्रिका है उसमें किसी भी प्रकार से असंगत लेखों को या जो कुत्सित हो या जो कुरुचिपूर्ण हो ऐसे विज्ञापनों को भी कभी नहीं निकाला गया। उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उसके सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए, उसके साहित्यिक अंगों को ध्यान में रखते हुए और भाषा के परिमार्जन को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन द्विवेदी जी ने किया। और सरस्वती की जो उच्च कोटि स्तर की स्थिति है, जो सचित्र मासिक पत्रिका के रूप में वहां पाठकों के समक्ष आई, वो संपादक के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जिस समय सरस्वती का प्रकाशन हुआ था वह उस समय हिंदी गद्य साहित्य में डूबी जनता को ब्रज भाषा से हटाकर खड़ी बोली में लिखने पढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। तो द्विवेदी जी ने अपने संपादन काल में खड़ी बोली गद्य पद्य की भाषा का रूप निश्चित किया। लेखकों के लेख में आवश्यक काट छांट करके उसे अशिक्षित पाठक गण के लिए पढ़ने के योग्य बनाया और अपने अथक प्रयास के द्वारा अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों को जन्म दिया। तो इस प्रकार जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो द्विवेदी जी ने एक अपना अथक प्रयास किया वो वास्तव में स्मरणीय है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि द्विवेदी जी ने 20 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका में कार्य किया और इस कालखंड में उन्होंने हिंदी भाषा को ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, कला, साहित्य, समालोचन आदि सभी विषयों से जो है जोड़ा और सभी विषयों के द्वारा एक शक्तिशाली माध्यम जो है वो एक धरातल जो है वो तैयार। अगर अब इस सार रूप में यही कहेंगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य का लगभग 20 वर्ष तक नेतृत्व किया और हिंदी साहित्य के इतिहास में 20वीं शताब्दी के आरंभ के 2 दशक की अवधि को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो यह समय भारत में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध आजादी की चेतना के जगाने का समय था। खास तौर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का यह आह्वान जनता में नई चेतना जगा रहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
हिंदी साहित्य में इस राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति को दिशा देने का कार्य जो किया गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर जो ये इकाई है, जिस इकाई में महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व, कृतित्व और जो द्विवेदी युग है उसके आरंभ और उसके पूरे आदिकाल से लेकर के द्विवेदी युग तक के स्वरूप पर जो चर्चा की गई उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया। और इसी के साथ साथ ये जो इकाई है, इस इकाई में द्विवेदी जी ने किस प्रकार से हिंदी भाषा के परिमार्जन के लिए योगदान दिया, किस प्रकार से सरस्वती पत्रिका के संपादन में उन्होंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व समर्पित कर दिया, कितनी कर्मठता के साथ उन्होंने सरस्वती का जो संपादन कार्य है उसका कार्यभार है उसे संभाला, ये सब का जो एक विवरण है वो इस इकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य को जिस नई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, उसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और मैथिली शरण गुप्त जैसे अनेक चमकते सितारे हिंदी साहित्य को प्रदान किए। राजकवि मैथिली शरण गुप्त ने गदगद कंठ से स्वीकार किया कि द्विवेदी जी ने मेरी उल्टी सीधी रचनाओं का पूर्ण शोधन किया, उन्हें सरस्वती में छापा और पत्रों द्वारा भी मेरा उत्साह बढ़ाया। इसी प्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है कि मुझसे अगर कोई पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया तो मैं कहूंगा कि समग्र आधुनिक हिंदी साहित्य दिखाकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये सब उनकी सेवा का फल है। तो ये बात सत्य है कि जो द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य जगत के लिए किया और जो द्विवेदी युग, संपूर्ण द्विवेदी युग उनके नाम से जाना जाता है, वो संपूर्ण द्विवेदी युग यूं ही उनके नाम से नहीं जाना जाता या यूं ही हम उसको द्विवेदी युग नहीं कहते। वास्तव में द्विवेदी जी ने उस युग के लिए ऐसा कार्य किया, अपना जो अवदान दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल कोई विशेष एक कार्य नहीं किया बल्कि अपने संपूर्ण जीवन की साधना उन्होंने द्विवेदी युग के समय उस पूरे कालखंड में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, अपने इस समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरे जीवन की सेवा उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दी। तो ये समग्र साहित्य जो दिखाई देता है वास्तव में जो आलोचक ने कहा तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो संपूर्ण साहित्य है, पुन्नालाल बख्शी जी ने जो लिखा है कि ये सब उन्हीं की देन है, ये बिल्कुल सत्य है कि जो संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य है वो द्विवेदी जी की देन है, उन्हीं के ही कर्म का फल है, उन्हीं की कर्मठता का फल है, उन्हीं की साधना का फल है, जो साधना उन्होंने अपने हिंदी साहित्य जगत के लिए की, जो साधना उन्होंने हिंदी भाषा के लिए की, जो साधना उन्होंने अपने समाज के लिए की, जो साधना उन्होंने साहित्यकारों के लिए की, वास्तव में ये सब उन्हीं की उस साधना का परिणाम है। धन्यवाद।